प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर जो बोर्ड के साइट पर है, उसके एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अ, हालांकि इसके उत्तर साथ के साथ दिए गए हैं, बट हम अच्छे से समझ के इसको याद करेंगे। पहले पढ़ लें इसके अंदर क्या-क्या जो है इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। टोटल जो समय अवधि है वह 2.5 घंटे की है। पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर, 60 अंक का पेपर है आपका। सामान्य निर्देश है, ये अपनी आदत बनाइए बेटा। अंक जो आपका आंसर शीट है और जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश दिए जाते हैं उन्हें पढ़ने की आदत बनाएं। अब पढ़ते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन है कि सभी निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। दूसरी है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं आपके लिए। तीसरा है कि 30 क्वेश्चंस टोटल यानी 30 प्रश्न इसमें दिए गए जिनको खंड क ख ग घ में बांटा गया है। जो पहला खंड है उसके अंदर 1 से 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी 1 अंक के प्रश्न है। दूसरा 16 से 21 लघुत्तरीय प्रश्न है जिसके लिए आपको 2 अंक प्रति क्वेश्चन मिलेगा। जो है तीसरा जो सेक्शन है वह है प्रश्न संख्या 22 से 27 तक। प्रत्येक के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। घ जो खंड है उसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे और 28, 29, 30 इसी खंड में आते हैं प्रश्न। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन पढ़िए। खंड घ ग दोनों में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए, यानी जब हम प्रश्न पढ़ते हैं और अथवा दिया जाता है वो दिया गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको जो भी प्रश्न ज्यादा अच्छे से आता है उसे अटेम्प्ट करें। घ में भी आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, तो आप किसी भी एक प्रश्न का उत्तर करें। जहां भी आवश्यक हो उदाहरण जरूर दें। ये हम क्लास में भी मैं आपको कहती हूँ, कोई परिभाषा है या कोई चीज आपसे पूछी गई है, यदि आप उसका उससे आप उदाहरण देते हैं तो ये पता चलता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितने अच्छे से पता है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी बेटा, अंक के अनुसार शब्दों की सीमा रखें। मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में बच्चा जो है बहुत जो है उत्साहित होता है, तो वो कई बार 1 अंक के प्रश्न में भी बहुत सारी लाइनें लिख देता है। तो समय सीमा और शब्द सीमा का ध्यान जरूर रखें और जितने अंक हैं उसके अनुरूप ही अपने शब्दों को लिखें और रेलेवेंट यानी जो सारगर्भित उत्तर है वो लिखें। अब हम पहले देखते हैं खंड क, जिसमें 1 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। और पहला जो इसके प्रश्न है वह एमसीक्यू है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से खेल में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? पहला है गंभीर खेल यानी सीरियस गेम्स, दूसरा है स्फूर्तिदायक यानी एक्टिव गेम्स, तीसरा है मूक खेल यानी साइलेंट गेम्स और चौथा है स्वाभाविक खेल यानी नेचुरल गेम्स। तो बेटा नाम से ही पता चल रहा है ऊर्जा की आवश्यकता स्फूर्तिदायक यानी एनर्जाइजिंग एक्टिव गेम्स में ज्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा अमानवीय साधन है? साधन के चैप्टर में अगर आपको ध्यान हो तो साधन 2 प्रकार के होते हैं। एक मानवीय संसाधन जिसमें मानवीय गुण आ जाते हैं और दूसरा है अमानवीय संसाधन जिन्हें मानवेतर संसाधन और भौतिक संसाधन भी कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है धन, दूसरा है भौतिक वस्तुएं, तीसरा है हॉस्पिटल और चौथा है सभी। तो हम जानते हैं मानवेतर संसाधनों में ये तीनों ही आते हैं। धन हो गया, भौतिक वस्तुएं जैसे पंखा हो गया, टीवी, पेन और अन्य वस्तुएं हो गई, और हॉस्पिटल, ये सभी अमानवीय संसाधन यानी भौतिक या मानवेतर संसाधन के उदाहरण हैं। तो उत्तर आ जाएगा सभी। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। मेटानिन पीला कौन से खाद्य पदार्थ में मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है? अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। गुड़, हल्दी, सरसों और सभी। अब अगर आप जो है हम अच्छे से पढ़ चुके मेटालिन येलो जो है किस तत्व में मिलावट के लिए प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल भी जाएं तो भी थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम लगा के देखें तो गुड़, सरसों, ये दोनों जो है ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। इन तीनों ऑप्शन में एक हल्दी ही ऐसी है जो कि पीले रंग का होता है। तो मिलावट, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अच्छी वस्तु में घटिया वस्तु मिलती जुलती घटिया वस्तु की लाभ की दृष्टि से
मिलावट या मिलाना जो है मिलावट कहलाता है। तो क्योंकि हल्दी पीले रंग की है तो उसमें ही मेटालिन येलो का जो है मिलावट की जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको हम पढ़ते हैं, प्रश्न 4। शुष्क धुलाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले एक रसायन का नाम लिखें। शुष्क धुलाई नाम से पता चल रहा है ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीनिंग के लिए किन पदार्थों का या किस रसायन का नाम लिया जाता है? पहला हम देखते हैं परक्लोरो बेंजीन, दूसरा है परक्लोरो एथेन, तीसरा है परक्लोरो एथिलीन और चौथा है सभी। तो इसमें ऑप्शन है परक्लोरो एथिलीन, यानी सी जो है वो हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑप्टिकल ब्राइटनेस की एक किस्म है। ऑप्टिकल ब्राइटनेस मींस कपड़ों पर ब्राइटनेस यानी कपड़ों पे चमक किससे लाया जा सकता है? तो कपड़ों पर जो है चमक लाने के लिए स्टार्च का उपयोग किया जाता है? नहीं, स्टार्च का उपयोग कपड़ों को कड़ापन देने के लिए किया जाता है। नील, बिल्कुल सही। नील जो है वो सफेद वस्त्रों को जो है चमक प्रदान करता है, जो है उसे ज्यादा सफेद दिखाने में मदद करता है। रसायन और सभी, तो रसायन जैसे ब्लीचेस वगैरह वस्त्रों को साफ करने के लिए, दाग धब्बों को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये भी ऑप्शन गलत है और सभी हो ही नहीं सकता। तो इसमें जो हमारा उत्तर है ऑप्टिकल ब्राइटनेस की एक किस्म है, तो उत्तर हो जाएगा नील। अब नेक्स्ट प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ आईसीएमआर, यानी आईसीएमआर की पूरा जो नाम है वह क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कमिटी ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये हम बहुत बार चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं और मुझे पता है आप सभी को लगभग उत्तर पता होगा। इसको उत्तर है ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन 7। प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था का दूसरा नाम क्या है? हम ये प्रश्न पहले भी आपके एग्जाम्स में आ चुका है और आपको मुझे पता है, उत्तर पता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का दूसरा नाम है क्रीड़ावस्था, क्योंकि इस समय बच्चों को खेलना बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर बाल्यावस्था की अवधि डैश से डैश वर्ष होती है। ये भी उत्तर आप में से अधिकतर बच्चों को पता होगा। उत्तर बाल्यावस्था की अवधि 7 से 11 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है फोड़े फुंसियों में डैश रोगाणु होते हैं जो शरीर में जाकर आंतों की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो बेटा फोड़े और फुंसियां जो है स्टेफिलोकोकस जो है इसके अंदर रोगाणु होते हैं जो कि शरीर के अंदर जाकर आंतों की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। ये आपको जो है उत्तर याद करना पड़ेगा। तो उत्तर है स्टेफिलोकोकस। 10वां प्रश्न देख लेते हैं भोज्य पदार्थों पर मानकीय करण चिन्ह होना किस बात का प्रमाण है? तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था मानकीय चिन्ह का, तो मानकीय चिन्ह ये बताते हैं कि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वह अच्छी गुणवत्ता की है और सरकार मानकीकरण चिन्ह दे रही है। इसका मतलब गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया गया है। तो आप अपने शब्दों में इसका उत्तर दे सकते हैं। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं कि भोज्य पदार्थों पर मानकीकरण चिन्ह का होना यह प्रमाणित करता है कि भोज्य पदार्थ अच्छी गुणवत्ता का है और भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार के कोई भी समझौता नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दवाइयों को आप किस किस्म के दाग की श्रेणी में रखेंगे? तो दाग के हमने 5 प्रकार पढ़े हैं और जब हमने पढ़े थे तब बहुत अच्छे से क्लियर किया गया था। ये खनिज दाग की श्रेणी में आते हैं, यानी मिनरल स्टेन्स। इसके अलावा जंग, बॉल पेन के दाग भी इसी श्रेणी में आते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं किन्हीं 2 ऐसे संस्थानों के उदाहरण दें जहां नियमित तौर पर आहार आयोजन किया जाता है, यानी डेली रूटीन में। तो अगर हम देखें तो कौन कौन से संस्थान ऐसी हैं जहाँ पे आहार आयोजन किया जाता है? ज्यादातर वहां किया जाता है जहाँ पर बहुत लोगों को जो है आहार दिया जाना होता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होती हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है हॉस्टल्स। जैसे हॉस्टल्स में बहुत सारे बच्चे रह रहे होते हैं, या अगर वर्किंग हॉस्टल्स है तो वहाँ पे वर्किंग पर्सन रह रहे होते हैं, तो उनको भोजन देने के लिए एक आहार तालिका बनाई जाती है, आहार आयोजन किया जाता है
और उसके अनुरूप भोजन दिया जाता है। ऐसे हॉस्पिटल्स में भी होता है। तो ऐसी संस्थान कौन सी आप लिख सकते हैं? हॉस्टल्स एंड हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं हम। नेक्स्ट जो 3 प्रश्न है बेटा, वह है अभिकथन और कारण संबंधित प्रश्न। अम, मैंने देखा है पिछले कई पेपर्स में आप स्टूडेंट्स जो है इन प्रश्नों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। ये बहुत सरल प्रश्न होते हैं। थोड़ा सा इसको शांत मन से दोनों सेंटेंसेस को, दोनों अभिकथन और जो कारण है उनको पढ़ें, उत्तर आपको स्वतः ही मिल जाएगा। अभिकथन यानी एसर्शन। एसर्शन अगर आपको पता हो, इंग्लिश में एक वाक्य का प्रकार हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंसेस यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो किसी तथ्य पे आधारित होते हैं। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी जो अभिकथन होता है वो किसी तथ्य पे आधारित है। तो पहली चीज तो आप ये चेक करें कि जो अभिकथन दिया गया है क्या वह सही है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कारण, रीजन। अब नेक्स्ट चीज हमें देखनी है कि क्या कारण का जो वाक्य दिया गया है वो सही है। अगर दोनों सही है तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अभिकथन ए जो दिया गया है, क्या उसका ही रीजन अभिकथन आर में मिल रहा है हमें। अगर मिल रहा है तो दोनों सही है और अभिकथन जो है आर उसका कारण है। तो चलिए पहले हम इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इसको 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे और आप बिना घबराए इन प्रश्नों को करेंगे। इस एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। पहला है कपड़े धोने के लिए घर्षण सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है। अगर हम माने सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है, पहले तो आप सोचिए क्या ये सही है। तो अभिकथन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब कपड़ों को साफ करते हैं तो सबसे ज्यादा घर्षण प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है रेशम और ऊन जैसे नाजुक कपड़ों के लिए घर्षण सबसे उपयुक्त विधि है। अब जरा चेक करें क्या आर सही है। बिल्कुल गलत है। आर हम जानते हैं ना बेटा, रेशम और नाजुक कपड़ों को इस्तेमाल करने के लिए घर्षण की विधि कभी भी इस्तेमाल नहीं की जाती। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास सीधा आ ही गया कि अभिकथन ए सही है और रीजन जो दिया गया है वो गलत है। तो अब इसके आधार पे जो है हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। पहला जो ऑप्शन है वह है अभिकथन कारण दोनों ही सही है, तो ये तो है ही नहीं क्योंकि आर हमारा गलत है। दूसरा है अभिकथन और कारण दोनों ही सही है लेकिन अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, ये भी नहीं आ सकता। तो तीसरा जो ऑप्शन है वह है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभिकथन केसरी दाल की मिलावट से हानिकारक प्रभाव होते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा है केसरी दाल की मिलावट से लिथायरिज्म नाम की बीमारी हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसको हम थोड़ा रिवर्स में पढ़ते हैं। केसरी दाल की मिलावट से लिथायरिज्म नाम की बीमारी हो जाती है, इसीलिए केसरी दाल की मिलावट से हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये आपस में लिंक्ड है और जो आर है वो अभिकथन ए का कारण है। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, तो उत्तर आ जाएगा हमारा ए। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब एक अगला प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पहला है आईसीएमआर द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपलब्ध पोषक तत्वों को तालिका के रूप में प्रस्तावित किया गया है, बिल्कुल सही। आईसीएमआर की तालिका हमने बुक में भी देखी है, दी गई है। अब नेक्स्ट जो रीजन दिया गया है, यह खाद्य पदार्थ वर्ग तालिका आहार आयोजन में सहायक होती हैं। अब इसको हम अलग ढंग से पढ़ के देखते हैं। खाद्य वर्ग तालिका आहार आयोजन में सहायक होती है क्योंकि आईसीएमआर द्वारा विभिन्न खाद्य वर्गों में उपलब्ध पोषक तत्वों को तालिका के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अर्थात जो पोषक तत्व तालिका के रूप में दिए गए हैं उनकी मदद से हम आहार आयोजन अच्छे से कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो कारण आर दिया गया है वह अभिकथन को सपोर्ट करता है। तो हमारा जो उत्तर है वह आ जाएगा अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, तो आंसर आ जाएगा हमारा क। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब हम आते हैं खंड ख की तरफ। खंड ख में जो है प्रश्न आते हैं 16 से 21 तक। सभी प्रश्न जो हैं वो 2 अंक के हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं 16 प्रश्न।
16 प्रश्न है, गत्यात्मक विकास का दूसरा नाम क्या है? किसी शिशु में गत्यात्मक विकास सुचारू रूप से हो रहा है तो उसके क्या लक्षण है? गत्यात्मक विकास यानी बच्चा जो है वो सभी कार्य जो है, शारीरिक कार्य सही ढंग से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अब कार्यों के लिए हम हिंदी में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्रिया, है ना? क्रिया यानी क्या काम हो रहा है। तो गत्यात्मक विकास का जो दूसरा नाम है क्या कहलाता है? क्रियात्मक विकास। क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं कि बच्चा कार्य को सही ढंग से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो इसका जो दूसरा नाम है वह है क्रियात्मक विकास। अब हम चेक कैसे करेंगे कि वह जो है सारे कार्य उसके क्या लक्षण है, उसके क्या इंडिकेटर्स हैं? तो उस इंडिकेटर्स में आ जाता है कि छोटी-छोटी एक्टिविटीज, जैसे वो अपने शर्ट के बटन सही ढंग से बंद कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, शू के लेस बंद कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। इसके अलावा अगर कोई शारीरिक एक्टिविटी है, जैसे भागना है, दौड़ना है, वो सारी एक्टिविटीज, सारी गतिविधियां सही ढंग से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। इनको देखकर, इनको जांचकर हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे का गत्यात्मक विकास सही है, सुचारू है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, मौद्रिकाएं किन विभिन्न रूपों से प्राप्त की जा सकती है? मौद्रिकाएं नाम से ही पता चल रहा है, मुद्रा के रूप में यानी करेंसी के रूप में जो हमें मिलती है। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है आप सभी जानते हैं। सबसे पहले तो सैलरी आ गई यानी तनख्वाह के रूप में। उसके अलावा रेंट आ गया किराए के रूप में। उसके अलावा अगर आपको कोई गिफ्ट देके जाता है, जो जैसे बुआ जी आती हैं, मासी मौसी आती हैं, वो आपको जाते समय धन दे के जाती हैं, 500 रुपये, 200 रुपये, वो सब आपकी मौद्रिक आय मानी जाती है। इसके अलावा ब्याज हो जाता है, जो बैंक से हमें ब्याज प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर खेती से जो कोई आय अगर आपको प्राप्त हो रही है तो वो भी इसके अंतर्गत आती है। अब इसका एक और ऑप्शन है बेटा, ऑप्शनल क्वेश्चन है, विकल्प दिया गया है। इसका दूसरा प्रश्न है, वह खोजबीन वाले खेलों से क्या तात्पर्य है? क्या आपके आसपास बालक ऐसे किसी खेल को खेलते हैं? उदाहरण दें। खोजबीन वाले खेल, इसका मतलब जहां नाम से पता चल रहा है आप किसी चीज को खोज रहे हैं। और तो खोजेंगे आप किस चीज को? जब वो छिपी हुई होगी। यानी किसी भी छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने का जो गेम है वह खोजबीन वाला खेल होता है। तो बिल्कुल बहुत बच्चे खेलते हैं आजकल। ट्रेजर हंट के गेम्स चलते हैं, ट्रेजर हंट के गेम्स इसी का उदाहरण है। इसके अलावा छुपन छुपाई जो हम इतने वर्षों से खेलते आ रहे हैं वो भी इसी का उदाहरण है। अब नेक्स्ट प्रश्न बड़ा मजेदार प्रश्न है, जरा इसको पढ़ते हैं। प्रश्न है, राजू राजू रोज रात को बिस्किट और चिप्स खाकर सो जाता है और कहता है कि उसने भोजन कर लिया। आप उसके वक्तव्य से सहमत हैं? कारण सहित अपना पक्ष लिखें। जो है ये प्रश्न बहुत ही सटीक है और बहुत अच्छा है। आपको भी पढ़ के मजा आ रहा होगा। अब इसका उत्तर जरा सोचते हैं। तो क्या आपको लगता है बेटा कि ये सही कर रहा है राजू, जो जो बिस्किट और चिप्स खा के सो जाता है और कहता है मैंने तो लंच कर लिया? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम इस कथन से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि बिस्किट और चिप्स ये जो है स्नैक्स या जंक फूड के तहत आते हैं। और इससे आपको क्या प्राप्त होता है? सिर्फ और सिर्फ वसा और कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे ना आपको कोई विटामिन प्राप्त होते हैं, ना आपको कोई मिनरल्स प्राप्त होते हैं, ना प्रोटीन भी ना मात्र को प्राप्त होता है। तो ना कोई भी पौष्टिक तत्व आपको इससे प्राप्त नहीं हो रहा है। और प्लस रात को इस तरह का खाना, वैसे भी हम कहते हैं कि रात को हल्का भोजन लेना चाहिए, तो रात को इस तरह का खाना कभी भी उचित नहीं माना जा सकता। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ये पौष्टिक नहीं है, जंक फूड है। इससे आपको जो है पौष्टिक तत्व प्राप्त नहीं होंगे, खास करके विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स तो बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होंगे। और रात को इतना जो इस तरह का खाना जो है वो है सरलता से नहीं पचता। रात को हमें हल्का खाना खाना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न 19, पैक किए हुए भोजन भोज्य पदार्थ के कोई 4 लाभ बताएं। तो ये प्रश्न अभी हमने प्री बोर्ड के पेपर में भी किया था। तो पैकेजिंग वाले फूड्स जैसे दाल चावल, इनको पैक किया जाता है तो उसके क्या लाभ हैं? सबसे पहली चीज तो इसमें वजन जो है वो बराबर आता है। दूसरा है मिलावट के चांसेस कम होते हैं, यानी गुणवत्ता अच्छी होती है। तीसरा जो है पैक्ड जो वस्तु होती है वो देखने में आकर्षक होती है। चौथा जो है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। और नेक्स्ट जो है वो आप कह सकते हैं पैक्ड वस्तु को संग्रहित करना यानी घर पे स्टोर करना आसान होता है। तो आप इस तरह से लाभ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित खाद्य वर्ग तालिका
के वर्ग एक में शामिल किए हुए कुछ भोज्य पदार्थों के नाम लिखें। तो अगर आपको याद हो तालिका में, तो सबसे पहले इसके अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी 1 में इस्तेमाल किया जाता है वो होता है अनाज, और अनाज से बने हुए अनाज और उससे बने हुए उत्पाद। तो अनाज कौन कौन से होते हैं बेटा? अनाज में हो गया गेहूं, चावल, मक्का, और मोटा अनाज भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे ज्वार, बाजरा, अ, गेहूं से बनी हुई सूजी, रागी। ये सब आहार तालिका 1 में शामिल हुए हुए भोज्य पदार्थ हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता को परिभाषित करें। तो उपभोक्ता यानी किसी वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। अब क्योंकि लेकिन आपसे प्रश्न है और 2 अंक का प्रश्न है, तो आप इसको जो है सही ढंग से लिखेंगे। तो परिभाषा क्या लिखेंगे आप उपभोक्ता की? उपभोक्ता यानी वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी सेवा का मूल्य चुकाकर उसका उपयोग करे, वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। तो ये हमारे जो थे 2 सेक्शंस हमने अभी सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट 2 सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप इन्हें ध्यान से याद कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इनको रिपीटेडली करते आए हैं। इन्हें अच्छे से याद करके अपनी कॉपी में लिखें। नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी मिलते हैं।